प्रिय विद्यार्थी, मैं क्रांति सर क्लास 12 की कक्षा में आपका स्वागत है। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने किरचॉफ के नियम को स्टडी किया था और आज की कक्षा में हम एक न्यूमेरिकल लेंगे और इस न्यूमेरिकल में हम किरचॉफ के नियम का एप्लीकेशन करेंगे। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले काम करते हैं कि हम किरचॉफ के नियम को थोड़ा सा रिव्यू कर देते हैं। तो किरचॉफ लॉ, तो किरचॉफ का नियम जो कहता है वो किसी सर्किट के लिए, किसी सर्किट में विद्युत धारा और विद्युत विभव के लिए यह नियम होता है और यह नियम वास्तव में ऊर्जा संरक्षण और आवेश संरक्षण का ही नियम होता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई सर्किट है, ये आपकी सर्किट हो गई, ठीक है, और इस सर्किट में ये जंक्शन है, ये जंक्शन है, ठीक है, और यह आपको सर्किट का लूप है। ऐसे दो लूप हैं, एक लूप यहाँ है, एक लूप यहाँ है। ठीक है, तो ये हो गया आपको आप इसको लिख सकते हैं लूप 1 और इसको लिख सकते हैं लूप 2 और ये हो गया आपका जंक्शन और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हम धारा को दिखा सकते हैं समझने के लिए। ओके विद्यार्थी, मान लेते हैं इस जंक्शन में I1 करंट प्रवेश कर रहा है और I2 और I3 जो है इस जंक्शन से बाहर निकल रहे हैं। ओके, तो अगर आवेश संरक्षित है तो पहला जो नियम होता है जिसको हम लोग करंट लॉ कहते हैं, और वो कहता है कि किसी भी जंक्शन पर विद्युत धाराओं का जो कुल योगफल होता है वो कितना होता है? 0 होता है। इसका मतलब है कि किसी जंक्शन पर विद्युत धारा या आवेश जो है वो एक्युमुलेट नहीं होते हैं, जमा नहीं होते हैं। जितने आवेश उस जंक्शन में प्रवेश करते हैं उतने ही आवेश जंक्शन से क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। तो जंक्शन में प्रवेश करने वाली धारा और जंक्शन से बाहर निकलने वाली धाराओं का मान जो होता है बराबर होता है, जिससे आवेश संरक्षित रह सके और जंक्शन में किसी प्रकार का आवेश या जंक्शन पर किसी प्रकार का जो आवेश है वो जमा नहीं हो या वहाँ कोई आवेश गायब नहीं हो। तो इससे क्या निकल जाएगा कि प्रवेश करने वाली धारा बराबर होगी बाहर निकलने वाली, जंक्शन से बाहर निकलने वाली धारा की। तो I1 बराबर कितना हो जाएगा? I2 प्लस I3 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है यहाँ पर? चलिए, बहुत अच्छा विद्यार्थी। सेकंड जो नियम होता है, सेकंड जो लॉ है वो है पोटेंशियल लॉ, जिसको विभव का नियम भी बोला जाता है। और पोटेंशियल लॉ कहता है कि किसी भी सर्किट में एक से अधिक, एक लूप हो सकते हैं या एक से अधिक लूप हो सकते हैं। अगर ये सर्किट इस प्रकार से है तो इसमें केवल एक लूप है, ये वाला। लेकिन यहाँ जो सर्किट है वहाँ एक से अधिक लूप है, 2 लूप है, 3 लूप है। अगर जितना ही सर्किट कॉम्प्लेक्स होगा उतने ही लूप की संख्या बढ़ेगी। तो किसी लूप में, किसी लूप मतलब जैसे लूप 1 हो गया, लूप 2 हो गया, तो किसी एक लूप में या किसी भी लूप में विभव में कुल परिवर्तन कितना होता है? 0 होता है। अगर आप पूरे लूप में चल रहे हैं और क्लोज लूप बना रहे हैं तो विभव में परिवर्तन कितना होगा? 0 होगा। क्योंकि अगर आप किसी लूप में चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन किसी भी क्लोज लूप के लिए कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है। तो पोटेंशियल जो लाभ कहेगा वो कहेगा कि सर्किल इंटीग्रेशन E डॉट डी आर इक्वल टू कितना होता है? 0 होता है। आप अगर इसको समेशन फॉर्म में लिखते हैं तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, समेशन लूप। लूप तभी बनता है जब क्लोज होगा, तभी ना लूप बनेगा। E डॉट डेल्टा आर वेक्टर, और E डॉट डेल्टा आर कितना होता है? विभव में परिवर्तन। E डॉट डी आर विभव में परिवर्तन होता है। इसका मतलब समेशन लूप के लिए डेल्टा भी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको 2 नियम मिल रहे हैं, करंट लॉ जंक्शन के लिए और लूप लॉ आपको मिल रहा है, पोटेंशियल लॉ लूप के लिए मिल रहा है। किसी जंक्शन पर धाराओं का कुल योगफल कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जितनी धारा प्रवेश करेगी उतनी बाहर निकलनी चाहिए। और किसी लूप के में अगर आप क्लोज लूप में चल रहे हैं, किसी लूप में अगर एक चक्कर आप लगा रहे हैं तो आपका कुल पोटेंशियल में परिवर्तन का जो योगफल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ओके,
कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसको मैं यहाँ पर पोटेंशियल लॉ को लिख दे रहा हूँ, ठीक है। समेशन डेल्टा भी लूप 1 इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ डेल्टा भी लूप 2 इक्वल टू ऑल्सो 0। जितने भी लूप होंगे सबके लिए हो जाएगा, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, हर एक लूप के लिए होगा। ओके, तो यहाँ से आपने देखा किरचॉफ का ये नियम है। अब हम इस पर 2 न्यूमेरिकल आज करेंगे, ठीक है, और इन 2 न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ कंप्लीट करेंगे ताकि किरचॉफ के नियम जो है हमारे क्लियर हो सके, ठीक है। आइए हम एक सर्किट ले रहे हैं, ठीक है, और इस सर्किट में हम विभव में परिवर्तन की गणना करते हैं। इस सर्किट के लिए हम विभव में जो होने वाले परिवर्तन है या पोटेंशियल लॉ का जो नियम है उसको हम यहाँ पर अप्लाई देखेंगे। तो हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है। ऐसा एकदम जस्ट एग्जांपल आपको मॉड्यूल में नहीं होगा क्योंकि मॉड्यूल मैंने लिया नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ एग्जांपल अलग हो जाए। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये है प्रतिरोध R और ये है बैटरी का EMF E1 और ये है बैटरी का EMF E2, ठीक है। आप इसमें और भी प्रतिरोध जोड़ सकते हैं, ठीक है। आप R1 R2 बहुत सारे प्रतिरोध भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल दिखा है, एग्जाम्पल है ये। और इस एग्जाम्पल में हमको पोटेंशियल में जो परिवर्तन हो रहा है किसी लूप में, इस लूप के लिए पोटेंशियल में जो परिवर्तन हो रहा है उसको हमको ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक लूप है। क्योंकि ये सबसे सिंपल सर्किट है इसलिए इसमें एक सिंगल लूप है। ये है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, कोई दिक्कत? ये ऊपर वाली जो बैटरी है इसका EMF जो है वो अधिक है किस बैटरी से? नीचे वाली बैटरी से, हम ये मान लेते हैं। तो इसका मतलब करंट जो है वो इस हायर पोटेंशियल की बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और इस प्रकार लूप बनाते हुए क्या करेगा, इस प्रकार लूप बनाते हुए, क्लोज लूप बनाते हुए इस पूरे सर्किट में प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। ओके, करंट को हम कितना मान लिए हैं, I मान लिए हैं। ओके, हम किसी भी पॉइंट से शुरू कर सकते हैं। हम यहाँ पॉइंट दे सकते हैं, ये पॉइंट हमारा है A, ये पॉइंट हमारा B, ये पॉइंट हमारा C और ये पॉइंट हमारा D। कोई जरूरी नहीं है कि ABCD को यही दे जहां हमने दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हम इस लूप में विभव में परिवर्तन को ग्राफ पर प्लॉट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम ग्राफ ले रहे हैं और ये है हमारा विभव में परिवर्तन, या विभव को ही ग्राफ पर प्लॉट कर रहे हैं। विभव में परिवर्तन ये ग्राफ बताएगा। ये विभव हमने ले लिया है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, और ये हो गया आपको लूप पर जो पॉइंट हमने लिया है उस पॉइंट को हम यहाँ डिनोट करेंगे, ठीक है। हम कहीं से शुरू हो सकते हैं, आप बताइए हम कहाँ से शुरू हों। आप तो हम यहाँ से, आप यहाँ क्लास में तो है नहीं, बताएंगे कैसे, लाइव थोड़े चल रहा है। ए से हम शुरू कर रहे हैं। तो ये हमारा पॉइंट हो गया ए, ये हमारा पॉइंट है बी, ये हमारा जो पॉइंट है वो है सी, ये हमारा जो पॉइंट है वो है डी, और ये हमारा जो पॉइंट है इसको हमने फिर वापस क्या ले लिया है, ए ले लिया है। ओके, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखिए हम इसको ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं। पॉइंट ए से हम चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या किसी पोटेंशियल की जो परिभाषा है वो, उस परिभाषा से एक निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी पॉइंट पर हम पोटेंशियल को 0 ले सकते हैं। कोई भी पॉइंट रेफरेंस पॉइंट हो सकता है। जैसे मान लेते हैं ये डस्टर हमारे हाथ में यहाँ है, तो इस पॉइंट पर हम डस्टर के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को 0 मान सकते हैं। और जब यहाँ लेकर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर h ऊंचाई तक यहाँ से चला तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम mgh लेते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को इस सरफेस पर, जो क्लास की सतह है, वहाँ 0 माने, और वहाँ से जब हम यहाँ लाएंगे तो हमने वर्क किया mgh, और जब यहाँ गए तो हमने वर्क किया mgh1, और यहाँ जब ले गए तो हाइट हो गया mgh2। तो जो अंतर होगा वो उतना ही होगा जितना हमने यहाँ रेफरेंस पॉइंट 0 लिया था।
तो रेफरेंस पॉइंट पर आप पोटेंशियल को कहीं पर भी आप अपना रेफरेंस पॉइंट चुन सकते हैं और वहाँ पोटेंशियल को 0 मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका जो पोटेंशियल है वो स्टार्टिंग में कितना है, 0 है पॉइंट ए पर। चलिए बहुत अच्छा, तो पॉइंट ए पर आपका जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए सॉरी, ए के बाद इसको यहाँ B ले लेते हैं क्योंकि यहाँ 2 है, B इसको C लेना है, ठीक है। इसको D, इसको C ले लीजिए, यहाँ कुछ है नहीं, इसको D ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए गौर करते हैं, A से हम B की ओर जा रहे हैं, तो A से B की ओर जा रहे हैं तो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं। बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाने पर कल मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान बढ़ता है, इंक्रीज करता है और वो पॉजिटिव होता है। मतलब कितना बढ़ेगा, E1, क्योंकि ये पोटेंशियल को क्या करेगा, गेन करेगा, प्राप्त करेगा। तो A से B तक जाने पर गेनिंग पोटेंशियल, गेन मतलब प्राप्त करना है, पोटेंशियल कितना प्राप्त हुआ, प्लस E1। तो आपका पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, A से B की ओर जाने पर लीनियरली बढ़ता जाएगा। क्योंकि मैं ग्राफ पर दिखा रहा हूँ इसलिए मैंने इसको लीनियरली दिखाया है, ठीक है। और ये पोटेंशियल आपका हो जाएगा E1। ओके, कोई दिक्कत। अब देखिए आप कहाँ पहुँच गए, पॉइंट B पर पहुँच गए। तो A से B पर जाने पर आपका पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और वो कितना बढ़ रहा है, E1 बढ़ रहा है। अब आप B से C की ओर जाइए, थोड़ा सा गौर करेंगे। B से C की ओर जाने पर आपको क्या मिल रहा है, एक प्रतिरोध मिल रहा है। और आपने कल पढ़ा था, कल मैंने नोट में आपको बताया था कि यदि आप धारा की दिशा में चलते हुए किसी प्रतिरोध को क्रॉस कर रहे हैं तो इस प्रतिरोध से धारा के गुजरने के कारण आपका जो विभव होगा वो घटता है। और वो कितना घटता है, I/R घटता है, V बराबर I/R। क्योंकि धारा हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर आप पॉइंट B से C की ओर जा रहे हैं तो हायर से लोअर पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं, हिल से बॉटम की ओर जा रहे हैं, और आपका पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन कितना डिक्रीज करेगा, I/R। तो ये गेन कितना हुआ, E1। और इसके बाद क्या होगा, B से C की ओर जाने पर आपका पोटेंशियल जो होगा वो लॉस करेगा। और वो लॉस कितना होगा, -I/R, डिक्रीज हुआ। अब पॉइंट कहाँ पहुँच रहे हैं, C पर आप पहुँच चुके हैं। अब देखिए C से आइए, अब इधर कुछ नहीं है, यहाँ का कोई प्रतिरोध या बैटरी होती तो इस पॉइंट को हम D मान लेते, लेकिन यहाँ वायर है और हमने इस वायर को आदर्श माना है। और आदर्श वायर में किसी प्रकार का पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, लेकिन रियल वायर में ऐसा होता है, लेकिन हमने वायर को आदर्श लिया है। हम पहुँचते हैं C से, हमको D तक पहुँचना है। C से D तक पहुँचने के बीच में केवल हमको क्या मिल रहा है, केवल एक बैटरी मिल रही है। और D से A के बीच में भी कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर हम C से बैटरी को क्रॉस करते हैं तो सीधे हम कहाँ पहुँच जाएंगे, A पर पहुँच जाएंगे, है ना। तो जैसे ही हम C से आगे बढ़ते हैं हमको एक बैटरी मिलती है और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर हम जा रहे हैं। तो इसका मतलब लोअर से हायर पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं, मतलब बॉटम से टॉप की ओर जा रहे हैं। तो पोटेंशियल क्या करेगा, इस बार जो आपका पोटेंशियल है वो पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ओके, और इंक्रीज करने के कितना इंक्रीज करेगा, E2 इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, E2 इंक्रीज करेगा। ओके, और E2 इंक्रीज करने के बाद E2 इंक्रीज करेगा। E2 इंक्रीज करेगा। ओह सॉरी, बैटरी 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 बैटरी, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव गया, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव गया, इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, और फिर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ओके, वो थोड़ा सा अपने सर्किट को गलत लिख दिया यहाँ पर। इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल मान लेते हैं और इसको नेगेटिव टर्मिनल मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ड्रॉप करना चाहिए, ड्रॉप करके 0 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आप पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की ओर जाएंगे तो फिर आपका पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और ये डिक्रीज करके कहाँ पहुँचेगा, जब पॉइंट ए पर देखिए
सी से आप क्रॉस कीजिए, पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे तो क्या होगा, आपका पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज होकर पोटेंशियल को किसके बराबर होना चाहिए, पॉइंट ए के बराबर होना चाहिए, और पॉइंट ए पर पोटेंशियल कितना है, 0। तो इसका मतलब है कि ये डिक्रीज करेगा और डिक्रीज होकर वापस कहाँ पहुँच जाएगा, पॉइंट ए पर पहुँच जाएगा, और पॉइंट ए पर भी पोटेंशियल पहले से कितना था, 0 था। तो यहाँ पोटेंशियल आपका कितना हो गया, VA = 0। अब देखिए क्लोज लूप में आप चले, ए से चले और वापस कहाँ आ गए, ए पर चले आए। तो देखिए तो ए पर आपका पोटेंशियल 0 था, पोटेंशियल बढ़ा बैटरी से गुजरने पर, प्रतिरोध से गुजरने पर घटा, और फिर बैटरी के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो फिर क्या होगा, ड्रॉप करेगा, और ड्रॉप करने के बाद क्या होगा कि आपका पोटेंशियल जो होगा वापस उतना ही पहुंच जाएगा जितना पहले था। तो क्लोज लूप में पोटेंशियल में जो परिवर्तन हुआ वो सम ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल इन क्लोज लूप इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि देखिए इनिशियल पोटेंशियल भी 0 और फाइनल पोटेंशियल भी क्या है, 0 है। जितना इंक्रीज किया उतना ही क्या हो गया, डिक्रीज किया। अब थोड़ा सा देखिए, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब सवाल ये है कि पहले वाली जो बैटरी हमने लगाई थी, क्या वो बैटरी लगाने का जो तरीका है वो गलत है? नहीं, गलत नहीं है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ उस अवस्था में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको शॉर्टकट में ही। ये E1 है, ये E2 है, और ये क्या है, R है, करंट प्रवाहित हो रहा है I। अब देखिए इस अवस्था में क्या होगा कि इस अवस्था में बैटरी, फर्स्ट बैटरी से पोटेंशियल गेन होगा, उसके बाद जब प्रतिरोध से गुजरेगा तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा डिक्रीज करेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिक्रीज करेगा तब ना फिर उसके बाद यहाँ E2 पर वो गेन करेगा, और तब यहाँ पर कितना हो सकता है, 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए इसका ग्राफ किस प्रकार से होगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए मैंने उसको वहाँ पर नहीं समझाया। अब यहाँ पर देखिए, चलिए ये है A, ये है B, सॉरी ये है B, ये है C, और ये है आपको D। D का कोई काम नहीं है, डायरेक्ट A पर ही हमको चला जाना है। A B C A, ध्यान दीजिए क्या होगा, A से B की ओर जाने पर पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, E1 बढ़ेगा, क्योंकि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं। उसके बाद B से C की ओर जाने पर पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, और वो ड्रॉप जब करेगा तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाएगा। इस प्रकार से देखिए, ज़्यादा ड्रॉप करेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाएगा। और ताकि क्यों ऐसा हो सके, ताकि यहाँ जब ड्रॉप करेगा, ज़्यादा ड्रॉप करेगा तो वो निगेटिव कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, और जब फिर यहाँ गेन करेगा तो वापस गेन करके कहाँ पहुँचे, 0 पर पहुँच जाए। तो यहाँ देखिए उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप यहाँ C से जब A की ओर आएंगे तो बैटरी के निगेटिव टर्म से पॉजिटिव टर्म में चल रहे हैं, तो पोटेंशियल क्या होगा, आपको गेन होगा, कितना, E2, और ये लॉस कितना होगा, -I × R। ओके, और इस प्रकार से क्या होगा, आपका ये ग्राफ बन जाएगा। इस ग्राफ में भी आप देखिए, जहाँ से चल रहे हैं वहीं वापस जब पहुँच रहे हैं तो आपके पोटेंशियल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। शुरू में भी 0 और अंत में भी क्या है, 0 है। ठीक है, आप लूप में अन्य जगहों से भी चल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप पॉइंट A से ही चले, आप पॉइंट B से भी चल सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, चलिए मैं B से आपको दिखा रहा हूं। पॉइंट B से हम चल रहे हैं, पोटेंशियल ये हो गया पॉइंट B, ये हो गया पॉइंट C, ये हो गया पॉइंट A। क्योंकि D का कोई काम नहीं है, डायरेक्ट आप C से A पर पहुंच जाते, क्योंकि C और A के बीच में केवल एक बैटरी है, तो D का कोई काम नहीं रहता है, ऐसे मैंने लिख दिया था। और A से फिर वापस कहाँ पहुंच जाना है, B पर पहुंच जाना है। ध्यान दीजिएगा, B से C की ओर जाने पर धारा की दिशा में चल रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप करता है, कितना, -I × R। तो इस पॉइंट पर, शुरू में B पॉइंट पर हमने पोटेंशियल हम कितना मान लेते हैं, 0 अपने से मान लेते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप किया, कितना ड्रॉप करेगा, -I × R। उसके बाद आप C से जब A पर आ रहे हैं तो आप क्या होंगे, निगेटिव टर्मिनल से फिर किधर जाएंगे, पॉजिटिव से किधर जा रहे हैं, निगेटिव जा रहे हैं। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव से किधर जा रहे हैं, निगेटिव जा रहे हैं, तो क्या होगा, और ड्रॉप करेगा, कितना, -E2। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखिए आप A पर पहुंचते हैं, और A से जब B पर जाएंगे तो आप पोटेंशियल को क्या करेंगे, गेन करेंगे। और इस बार जो गेन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए ताकि आपका B पर जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल वापस B पर पहुंचने पर आपको मिल जाए। तो ये कितना होगा, +E1। तो ये इसका ग्राफ हो गया,
ठीक है, देखिए यहाँ देखिए, लॉस इन पोटेंशियल, लॉस इन पोटेंशियल, गेन इन पोटेंशियल, लॉस इन पोटेंशियल, लॉस इन पोटेंशियल, गेन इन पोटेंशियल। ओके, आप इस सर्किट के लिए अगर आपको खींचना है, क्योंकि यहाँ बैटरी को मैंने अपोजिट कर दिया है, ये पॉजिटिव को निगेटिव और निगेटिव को पॉजिटिव टर्मिनल मान लिया है, और इसी ग्राफ पर हम खींच रहे हैं। बी से सी से जाने पर, ठीक है, पोटेंशियल लॉस कर रहा है, लेकिन जैसे सी से फिर आप ए पर पहुंचेंगे तो आप बैटरी के निगेटिव से किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, गेन करेगा। और उसके बाद वापस फिर ए से बी जाएंगे, फिर और क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, माइनस आई इंटू आर, लॉस गेन E2 अगेन E1। तो आप ऐसे बहुत सारे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन सारे ग्राफ में आप देखिए कि सारा जो ग्राफ है आपको क्या बता रहा है कि ग्राफ पर पोटेंशियल जिस पॉइंट से शुरू हो रहा है, जिस जगह से शुरू हो रहा है, वहीं पर जाकर समाप्त भी हो रहा है। जैसे 0 शुरू हुआ 0 पर समाप्त, 0 शुरू हुआ 0 समाप्त, 0 से शुरू हुआ 0 से समाप्त। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि पॉइंट बी पर पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट से शुरू हुआ तो 5 वोल्ट पर ही क्या होगा, समाप्त होगा। मतलब पूरे क्लोज लूप में पोटेंशियल में जो नेट परिवर्तन होता है वो कितना होगा, 0 होगा। कोई दिक्कत? तो ये एक एप्लीकेशन रहा, और इस एप्लीकेशन से आप इस चीज़ को समझ गए होंगे थोड़ा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। ये आपका एग्जाम्पल हो गया, और ये एग्जाम्पल जो है उसको मैंने यहां पर कर दिया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत? ये एग्जाम्पल, इसका ये एग्जाम्पल हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल जो है इसको मैं करा दिया है मैंने। ठीक है, ये आपको मॉड्यूल में भी है, और आप इसको मॉड्यूल से मॉड्यूल में भी है, थोड़ा सा अलग होगा, आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थैंक यू। तो अब हम लोग एक नेक्स्ट एग्जाम्पल पर जा रहे हैं, और इस एग्जाम्पल में हम एक सिंपल सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो चलिए बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, और इसमें हमको पावर कैलकुलेट करना है, लेकिन किरचॉफ के नियम लगाने पड़ेंगे। एग्जाम्पल क्या है, एक सर्किट है, इस सर्किट में 2 बैटरी है, एक प्रतिरोध है। ये है बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल 6 वोल्ट की, और ये बैटरी जो है वो है 4 वोल्ट की, और ये है प्रतिरोध आपका R जो है 3 ओम का। मतलब E1 जो है EMF बैटरी का वोल्टेज वो 6 वोल्ट है, और E2 जो है बैटरी का EMF सेकेंड बैटरी का वो कितना है, 4 वोल्ट है। ओके, और आपको इस सर्किट के लिए इस सर्किट में कुछ मान प्राप्त करना है। इसमें क्या प्राप्त करना है, पहला कि परिपथ द्वारा कुल शक्ति क्षय ज्ञात करें। ठीक है, बी में 6 वोल्ट की बैटरी द्वारा शक्ति सप्लाई, शक्ति सप्लाई, सप्लाई ऐसे नहीं ना होता, ऐसे होता होगा ना, सप्लाई। और सी में 4 वोल्ट की बैटरी द्वारा शक्ति सप्लाई, पावर सप्लाई। ठीक है, ओके, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले काम करते हैं। सबसे पहले हम इस सर्किट में करंट का मान प्राप्त करते हैं, क्योंकि करंट अगर हमारे पास होगा तभी हम करंट और पोटेंशियल में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको शक्ति सप्लाई मिलेगी, और I² फार्मूला से हमको मिलेगा पावर लॉस, शक्ति क्षय। तो सबसे पहला काम है, हमको करंट चाहिए। अब देखिए करंट की दिशा क्या होगी। ये तो एक लूप है, सिंगल लूप सर्किट है, कोई जंक्शन नहीं है, तो केवल इस पर पोटेंशियल के नियम हम लगाएंगे। तो गौर करते हैं, ये 6 वोल्ट की बैटरी है और ये 4 वोल्ट की बैटरी है। अब देखिए अगर इन दोनों बैटरियों को कंबाइन करते हैं तो मान लेते हैं हम इसको कि आप किसी बैटरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, कि किसी बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को हम लोग 0 पोटेंशियल का मान सकते हैं।
ठीक है, ऐसा माना भी जाता है कि किसी भी, अगर मान लीजिए आपके पास एक बैटरी है तो इसके निगेटिव टर्मिनल को आप ऐसा ये व्यवहार करते हैं जैसे जीरो पोटेंशियल का हो, ग्राउंडेड हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं कि यह यहाँ पोटेंशियल कितना है, जीरो, और यहाँ पोटेंशियल कितना है, जीरो। तो लग रहा है कि जैसे ये टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल होते हुए भी नहीं है, तो इन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल सेम पोटेंशियल पर, जीरो जीरो पर हम इसको मान लेते हैं। तो क्या होगा, इनके जो पॉजिटिव टर्मिनल होंगे वो आपस में क्या होंगे, मिलकर बैटरी जैसा व्यवहार करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, ये इसको हम नगण्य, इसको हम ऐसा मानते कि है ही नहीं, तो ये हो जाएगा आपको, ये जो बैटरी है 6 वोल्ट की बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, और 4 वोल्ट की बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमने यहाँ ले लिया है। ठीक है, ये अब दोनों जुड़ गए, बीच वाला जो भाग है वो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ये छोटे वाले टर्मिनल, क्योंकि वो जीरो पोटेंशियल पर हमने इसको मान लिया है। ये है 6 वोल्ट और ये कितना है, 4 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जिसको हम लोग लिखते हैं भी डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस, वो हो जाएगा आपको 6 - 4 इक्वल टू कितना होगा, 2 वोल्ट। यही ना होगा जी। तो ये ऐसा व्यवहार करेगा जैसे ये एक ऐसी बैटरी है जो कितने वोल्ट की है, 2 वोल्ट की है। मतलब इसका जो व्यवहार होगा इस प्रकार हो जाएगा कि ये दोनों मिलकर एक ऐसी बैटरी हो गई है जिसका नेगेटिव टर्मिनल जीरो पोटेंशियल पर है और पॉजिटिव टर्मिनल कितने पर है, 2 वोल्ट के पोटेंशियल पर है। तो यहाँ पर बैटरी क्या हो रही है, एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो जा रही है। ठीक है, लेकिन हमने ये तरीका हमने सीखा, लेकिन इस तरीके को हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या ये तरीका काम कर रहा है किरचॉफ के नियम पर। तो चलिए बैटरी के लिए किरचॉफ का नियम लगाते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। तो धारा की जो दिशा होगी वो तो ये 6 वोल्ट हायर पोटेंशियल हो गया, 4 वोल्ट लोअर पोटेंशियल हो गया, तो धारा की जो दिशा होगी वो तो हमने दिखा दी इस प्रकार से। ठीक है, अभी मत दिखाइए, चलिए आप कहिएगा सर कैसे दिखा दिया, अभी नहीं दिखाएंगे। ठीक है, नहीं दिखा रहे। चलो, बैटरी को कंबाइन कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस 4 वोल्ट 6 वोल्ट। इस पॉइंट ए मानो और इसको पॉइंट क्या मानो, बी मानो, और इसको पॉइंट क्या मानो, सी मानो। ए से बी, बी से सी की ओर आओ। तो देखो, तो तुम ए से बी की ओर जब आ रहे हो तो तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव से कहाँ जा रहे हो, नेगेटिव जा रहे हो। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जाने का मतलब है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हो, और पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज करेगा। कितना, -4 वोल्ट। उसके बाद तुम बी से किधर आओ, सी आओ। तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से किधर जा रहे हो, पॉजिटिव टर्मिनल, तो पोटेंशियल बढ़ेगा ना जी। कितना इंक्रीज करेगा, 6 वोल्ट। तो -4 वोल्ट और +6 वोल्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। ये दोनों बैटरी मिलकर ऐसा व्यवहार करेगी जैसे ये कितने वोल्ट की है, 2 वोल्ट की है। कोई दिक्कत। और 2 वोल्ट की ये बैटरी जब व्यवहार करेगी तो इस 2 वोल्ट के बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल 6 वोल्ट वाली बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल जैसा होगा, और इसका नेगेटिव टर्मिनल 4 वोल्ट की बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरह हो जाएगा। लेकिन हमेशा नेगेटिव टर्मिनल पर पोटेंशियल हम 0 लेते हैं, और तो पॉजिटिव टर्मिनल पर कितना लेंगे, 2 वोल्ट लेंगे, ताकि इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो सके, 2 वोल्ट हो सके। मतलब ये ऐसा व्यवहार करेगा जैसे 2 वोल्ट की बैटरी 3 ओम के प्रतिरोध से जुड़ी हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो धारा की दिशा किधर होगी, 6 वोल्ट की बैटरी से निकलेगी और 4 वोल्ट की बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में क्या होगी, प्रवेश करेगी। कोई दिक्कत। चलिए, ये सब सारे काम किरचॉफ के नियम से हो जाएंगे। करंट चाहिए तो किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल लॉ, क्योंकि करंट लॉ इसलिए अप्लाई नहीं हो क्योंकि कोई जंक्शन नहीं है इसमें। तो किरचॉफ लॉ मैंने पोटेंशियल लॉ को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, गेन इन पोटेंशियल, सॉरी लॉस इन पोटेंशियल 4 वोल्ट, फिर 6 वोल्ट से चलेंगे तो गेन इन पोटेंशियल 6 वोल्ट, और उसके बाद फिर करंट दिशा में चलते हुए प्रतिरोध से क्रॉस करेंगे तो लॉस इन पोटेंशियल I × R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। आप इसको ऐसे भी लिख दीजिए, समझने में दिक्कत नहीं होगा। लॉस इन पोटेंशियल E2 प्लस गेन इन पोटेंशियल E1, लॉस इन पोटेंशियल I × R इक्वल टू 0 प्रतिरोध से। ये आपका क्या बनाएगी, इक्वेशन बनाई। इस इक्वेशन में सब मान को रखिए, -4 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट, माइनस वोल्ट लिखने की क्या जरूरत है, सब तो वोल्ट में ही है ना, I × R विभव ही है, और -I × 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। -4 + 6, ये कितना हो जाएगा, 2 - 3I
इक्वल टू 0, तो I बराबर कितना हो जाएगा 2/3। करंट कितना हो गया इसका 2/3 एम्पियर। तो करंट का मान आपको मिल गया 2/3 एम्पियर। तो पावर लॉस कितना हो जाएगा, P बराबर I² इंटू R, क्योंकि पावर लॉस प्रतिरोध के कारण होता है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे प्रतिरोध वाला। तो I की जगह पर 2/3 का स्क्वायर और इंटू R बराबर 4/9 गुने 3 बराबर 12 वाट। कितना हो गया 12 वाट। आपकी एनर्जी जो होगी वो 12 वाट की जो शक्ति है वो क्या करेगी, लॉस करेगी। ओके, कोई दिक्कत? चलिए कैमरा को इधर घुमा देते हैं। अब थोड़ा सा गौर करते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट का पावर लॉस हो रहा है इस पूरे सर्किट में, तो सप्लाई भी कितने होना चाहिए? अगर आप सप्लाई की बात करते हैं तो जितना लॉस हो रहा है उतना ही क्या होना चाहिए, सप्लाई होना चाहिए। ओके, अगर ऐसा नहीं होगा तो पावर जो है या ऊर्जा जो है वो संरक्षित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो सॉरी, कटाने सटाने में गड़बड़ हो गया है। 4/9 गुने 3, यहाँ 4/3 ना होगा जी, ये ना होगा आपको पावर वाट में। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, लॉस इन पोटेंशियल 4 वोल्ट, गेन इन पोटेंशियल 6 वोल्ट और माइनस लॉस इन पोटेंशियल I इंटू R, तो 3I, और ये घट गया 2 हो गया, ये इधर आया और I बराबर 2/3। ठीक है, और I² R हो गया, I² 2/3 का स्क्वायर R। ठीक है, ओके, ये वाट आपको लॉस हुआ। अब आप सप्लाई भी, अगर आप सप्लाई की बात करते हैं तो सप्लाई भी आपको कितनी होनी चाहिए, सप्लाई आपको होनी चाहिए उतनी जितनी लॉस हो रही है, ताकि ऊर्जा संरक्षित रह सके। तो चलिए हम बी को सॉल्व कर रहे हैं। 6 वोल्ट की बैटरी द्वारा शक्ति सप्लाई। तो 6 वोल्ट की बैटरी जो है इसका पोटेंशियल जो है E1 है, कितना है 6 वोल्ट है, लेकिन इसमें करंट जो प्रवाहित हो रहा है वो कितना है 2/3 एम्पियर है। तो पावर सप्लाई, इसको पावर लॉस बोल रहे हैं, पावर सप्लाई बराबर कितना होता है V इंटू I या I इंटू V। V कितना है 6 वोल्ट और I कितना है 2/3। तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 से 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 वोल्ट हो जाएगा। तो पावर सप्लाई कितना दे रहा है बैटरी 6 वोल्ट का 4 वोल्ट दे रहा है। ओके, उसके बाद देखिए कि थर्ड में सी में 4 वोल्ट की जो बैटरी है उसकी शक्ति सप्लाई कितनी है। तो थोड़ा सा गौर करते हैं, P सप्लाई बराबर होगा V इंटू I। V का मान कितना है 4 है और I का मान कितना है 2/3 है। तो ये कितना हो गया 8/3 हो गया, यही ना हुआ, और 8/3 हो गया। तो ये आपको क्या हुआ, पावर सप्लाई हो गया 8/3। और अब थोड़ा सा गौर करते हैं कि ये जो पावर सप्लाई है, पहला जैसे देखिए 6 वोल्ट की बैटरी द्वारा जो पावर सप्लाई है वो पावर सप्लाई आपको पॉजिटिव आ रही है। ओके, लेकिन इस 4 वोल्ट की जो बैटरी से पावर सप्लाई होगी उसका मान निगेटिव आएगा। क्यों निगेटिव आएगा, क्योंकि इसके जो टर्मिनल हैं वो उल्टे जुड़े हुए हैं। ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी के टर्मिनल जो हैं वो पॉजिटिव, 6 वोल्ट की बैटरी से विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है वो हो रही है निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, जबकि अब 4 वोल्ट की बैटरी से विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है वो पॉजिटिव से किधर हो रही है, वो ऐसा व्यवहार करे जैसे बैटरी के अंदर धारा जा रही है। यहाँ देखिए पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हैं, निगेटिव प्रवेश कर रहे हैं, और यहाँ पर लग रहा है जैसे निगेटिव से बाहर निकल रहा है और पॉजिटिव में क्या हो रहा है, प्रवेश कर रहा है। तो इसमें क्या होगा कि पावर सप्लाई जो होगी वो आपको ऋणात्मक होगी। इसलिए ऋणात्मक होगी क्योंकि इसका जो विभव है वो उल्टा जुड़ने के कारण, बैटरी के उल्टा जुड़ने के कारण ये विभव जो है वो धनात्मक नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्योंकि धारा जो होगी वो इस बार लोअर से हायर नहीं जा रही, इस बैटरी के लिए हायर से किधर जा रही है, लोअर जा रही है। तो ये चार्जिंग का कंडीशन हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे बैटरी, ये 4 वोल्ट की बैटरी चार्ज हो रही है, इसके अंदर धारा जा रही है जबकि इससे बाहर धारा निकलनी चाहिए। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ये माइनस और माइनस कितना होगा 8/3।
अब थोड़ा सा गौर करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का अगर पालन होगा तब हमारा आंसर जो होगा वो सही हो जाएगा। अभी तक हमने जो आंसर प्राप्त किया है उसमें हमने देखा है पावर लॉस है 4/3 वाट और पावर सप्लाई है एक 4 वाट, वोल्ट नहीं होगा 4 वाट होगा, 4 वाट, और दूसरा है 8/3 वाट। अब थोड़ा सा गौर करते हैं, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं पावर सप्लाई को तो वो पावर लॉस के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इसको चेक करते हैं, पावर लॉस बराबर पावर सप्लाई, ये होना चाहिए। चलिए पावर लॉस तो हम जहां है, पावर सप्लाई देखते हैं। पावर सप्लाई कितना है, एक तो है 4 और प्लस माइनस 8/3, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको चढ़ती है 12 माइनस 8/3 इक्वल टू 4/3 वाट। पावर सप्लाई बराबर हो गया 4/3 और ये है किसके बराबर, पावर लॉस के बराबर, इक्वल टू पावर लॉस। इसलिए पावर सप्लाई बराबर पावर लॉस, इसलिए क्या है, न्यूमेरिकल का आंसर करेक्ट है। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से आप चेक भी कर सकते हैं। तो किया क्या है इसमें, थोड़ा सा कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट कुछ नहीं, किरचॉफ का नियम का हमने एप्लीकेशन किया और साथ ही हमने ये देखा है कि अगर बैटरी का पॉजिटिव, बैटरी अगर उल्टी जुड़ी हुई है तो वो पावर को क्या करती है, लॉस करती है। मतलब वो पावर सप्लाई नहीं कर रही है बल्कि क्या कर, सप्लाई नहीं कहें, कंजप्शन कर रही है। लॉस का मतलब है कि वो रेडिएशन और हीट के तौर पर बाहर हो जाना। कंजप्शन का मतलब है कि पावर को वो अपने में ऑब्जर्व कर दे रही है, और जो बैटरी सीधी जुड़ी हुई है वो पावर को क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, वो बाहर निकाल रही है। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर ये ध्यान दें, अगर ये वाली बैटरी नहीं होती, ठीक है, अगर ये वाली जो बैटरी है ये नहीं होती तो क्या होता, करंट की ये दिशा नहीं होती। ये अगर ये बैटरी नहीं होती, इस बैटरी नहीं होती, तो ये हायर पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल करंट की जो दिशा होती वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती, बदल जाती। और इसके बदलने से क्या होता कि अब ये बैटरी पावर को लॉस नहीं करती बल्कि पावर को कंज्यूम नहीं करती बल्कि पावर को क्या करती, सप्लाई करती। तो जैसे ये बैटरी हटेगा प्रॉब्लम्स अपने आप चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत? तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे और आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर नहीं समझे होंगे तो, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इस न्यूमेरिकल का। ठीक है, कोई दिक्कत? तो फिर ठीक है, आपसे हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए। ओके, गुड बाय।